नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से मुलाकात करवा रहा हूँ आज अभिषेक तिवारी जी की। बात करेंगे दिल्ली चुनाव पे और योगी जी के इस्तीफे की मांग पे। और बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं अभिषेक जी, बहुत फ़ायदा हुआ है सुना हमने अभी बजट से। तो आरंभ करने से पूर्व आप सभी को अनुरोध है कि सब्सक्राइब तो अवश्य कर ही लें और थोड़ा बहुत आप लाइक भी कर दें और सुपर थैंक्स का भी ध्यान रखें। आजकल सुपर थैंक्स भी होता है, उसका भी ध्यान रखें। अभिषेक जी, बहुत प्रसन्न है आप, आपको बहुत फायदा हो गया सुना, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये पूरा का पूरा दिल्ली इलेक्शन को रिग करने का प्लान है। मैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। हाँ, करनी चाहिए। सबसे पहले सर आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। देखिए अरविंद केजरीवाल विपक्ष की तरफ से मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ बजट कैसा है। ये बजट मजदूर विरोधी, ये बजट दलित विरोधी, ये बजट अक़लियत विरोधी और ये बजट पूरी तरह से नाकाम, अनसक्सेसफुल है, असफल है और मोदी जी तुरंत इस्तीफा दे दें। क्योंकि और कोई चारा नहीं बचा है। हालाँकि सत्ता पक्ष भी यही कहेगा ये बजट हिस्टोरिक है, मज़दूर किसान कल्याण वाला बजट है। इम्पोर्टेंट वहाँ नहीं है, इतना बड़ा एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है राजनीतिक रूप से कौन-सा राजनेता क्या कहेगा इस बजट पर। मोटा-मोटी जो मिडल क्लास की डिमांड थी, वो इस बजट से मिल जाती है कि भाई हाँ, हमको 12 लाख तक का ये एग्ज़ेम्पशन्स मिल गया है टैक्स के ऊपर। अब दिल्ली बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने बात बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिडल क्लास तो वहीं पे है। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास, सबसे ज्यादा सैलरीड क्लास। हाँ, दोनों। तो उनके लिए तो ये बजट वास्तव में और हिस्टोरिक है। सबसे ज्यादा जनरल क्लास, 72% जो है वहाँ जनरल क्लास है। हाँ, हाँ, तो उनके लिए तो वास्तव में ये बजट हिस्टोरिक है। उनके लिए तो फ़ायदेमंद है। अब केजरीवाल तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं 3 दिन से कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं चुपचाप पॉपकॉर्न खा रहा हूँ और क्या केजरीवाल के ऊपर राहुल गांधी बोल रहे हैं और राहुल गांधी के ऊपर क्या केजरीवाल बोल रहे हैं, बस इसी में मैं देख रहा हूँ कि हाँ, पहली बार कम से कम कांग्रेस दिखती हुई नजर आ रही है कि हाँ, वो चुनाव सीरियसली लड़ना चाह रही है, भले आखिरी राउंड में ही सही, वो एकदम लास्ट राउंड में अगले अब तो 5 दिन में वोटिंग है, लेकिन ये वो समय है जहां पर चीजें जो हैं वो ठीक तरह से केजरीवाल के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही है। क्योंकि अ, ये बात और है कि जो राहुल गांधी ने कहा वो भाजपा उस लाइन पर लगातार कहती आ रही है, किंतु राहुल गांधी के इस प्रकार की बयानबाजी से कि शीश महल पे रह रहा है या फिर जो उसने लिकर स्कैम किए या यमुना की सफाई जिस पर वो कल देखिए बड़ा ईमानदार बंदा है। मैं कह रहा था बीजेपी स्टार प्रचारक की वापसी होनी चाहिए। उसने कहा आपने सुना कभी कि हमने यमुना की सफाई की बात की? हम नहीं कर सकते। कितना ईमानदार आदमी, वो जानता है। वो जानता है कि भाई मेरे बस का नहीं है। ये केजरीवाल तो झूठा है, तो अपने लोगों से कम ये तो कह रहा है कि हाँ भाई यमुना की सफाई नहीं करेंगे। वो कास्ट वगैरह पे गया। हालांकि ये बात और है कि नरेंद्र मोदी जी के पास इसका आंसर भी था और उन्होंने अपनी रैली में विजन भी बताया कि हाँ हम यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। और दिल्ली क्या पूरे एनसीआर के पानी की समस्या अगर यमुना माता को क्लीन कर दिया जाए, पूरे एनसीआर की पानी की समस्या का निदान हो जाना है अकेले। पर करे कौन? बात यहां पर है। तो राहुल गांधी के अटैक्स के बाद जो केजरीवाल ने कहा वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि भाई, क्योंकि जयपुर डायलॉग्स और द अभिषेक तिवारी शो, कम से कम ये 2 यूट्यूब चैनल तो ऐसे हैं जो लगातार कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस ओपन एंड शट केस है। और ये सुन के मुझे बड़ा मजा आया जब उसने ये कहा कि भाई तुम और तुम्हारी मां नेशनल हेराल्ड जैसे के ओपन एंड शट केस में अब तक वो जेल से वो बाहर तो नहीं ये आए। सजेस्ट कर रहा था कि भाई ये दोनों में मिक्स्ड अप है कि आप बीजेपी और कांग्रेस में एका है पीछे पीछे, और इसीलिए नेशनल हेराल्ड केस में उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। साथ में जीजा जी को भी लपेट लिया तो प्रियंका वाड्रा को भी पर्सनली बुरा लगा ना सर। ये इनविटेशन था कि देखिए सब तो मुझसे सवाल पूछ ही रहे हैं इस चुनाव में केजरीवाल के साथ कुछ अलग हो रहा है। हर चुनाव में केजरीवाल विपक्ष से या यूं कह लीजिए विपक्ष में ही है, बीजेपी वहां तो और कांग्रेस तो उन्हीं से क्वेश्चन पूछता था, आप बताइए ये होना चाहिए कि नहीं जी। इस बार सब उससे पूछ रहे हैं, ये बताओ केजरीवाल ये काम किया क्यों नहीं।
अब वो बड़ा सहज है क्योंकि सारी बंदूक जो है उसी के सर के तरफ तनी हुई है और वो अकेला फील कर रहा है। कल और तो और जंतर मंतर पे संदीप दीक्षित ने चैलेंज के लिए बुला लिया कि ओपन डिबेट हो जाए प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। अब समय का पहिया घूमा है संजय सर। 10 वर्ष पहले मुझे याद है, 10 नहीं 11 वर्ष पहले इस बंदे ने शीला दीक्षित जी को ऐसे ही जंतर मंतर पे बुलाया था। आइए शीला दीक्षित जी डिबेट कर लेते हैं जनता के बीच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समय का पहिया घूमा, संदीप दीक्षित बुलाया, वो लेके आओ 370 पन्नों की फाइल। तो झूठ के दिन लद रहे हैं। ऐसे में इस बजट के ऊपर जो आपका सवाल था कि केजरीवाल कहेगा या नहीं, हाँ कहेगा कि भाई ये तो हैक हो रहा है। ये बात और है कि पर्ची 2100 रुपए वाली भरवाई केजरीवाल की तरफ से जा रही है। कुल मिला के ये है कि इस नेक टू नेक इलेक्शन में आखिरी मोमेंट में जो फायदा लेकर के जाएगा, 1 से 2% वोट शेयर गेन कर लेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी अप टू 44% बीजेपी को होना पड़ेगा ये वोट शेयर, अगर वो चाहते हैं कि सत्ता में आए। क्योंकि वो 2 भी कम हो गए तो चाहे राहुल गांधी कितनी भी गाली दे ले, कितनी भी गाली दे ले, अगर 2 भी कम हो गए और कांग्रेस का 2 ही सीट रहा तो सारा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, फिर दोनों भाई भाई हो जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेट बात तो यही है कि सत्ता पे कौन काबिज होना। हालांकि दिल्ली यूनिट नहीं करना चाहेगी, क्योंकि दिल्ली यूनिट ने समझाया, अभी रिसेंटली मैं जानता हूं कि राहुल गांधी को समझाने वाले कौन है, मनाने वाले कौन है, इस क्योंकि वो रैली में भी नहीं आ रहे थे। हमारे बहुत क्लोज कांग्रेसी एक मित्र ने नाम न बताने की शर्त पे ये कहा कि भाई मीटिंग हुई और राहुल गांधी को समझाने नाम की, न बताने की शर्त पे, हाँ, शर्त तो ठीक ही है। हाँ, नाम नहीं बता सकते लेकिन उस मीटिंग में क्या हुआ, आपके दर्शकों के साथ बता दे रहा हूं। कहा गया कि भाई देखिए, अगर इस बार भाजपा जीत जाती है तो कांग्रेस दिल्ली में रिवाइव कर जाएगी और पंजाब में भी। लेकिन अगर बीजेपी हार जाती है तो हम्म। दिल्ली और पंजाब दोनों जगह से कांग्रेस का बोरिया बिस्तरा समेटना पड़ेगा। इसको हराना जरूरी। यानी कांग्रेसियों को यह समझ में आ गया कि ठीक है, हम जीत नहीं सकते हैं, लेकिन अगले 5 साल बाद अगर कोर मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ से शिफ्ट कराना है, वापस लाना है, तो सरकार का यहां पर बदलना जरूरी है। और इसी वजह से अचानक से पूरी टीम जो है उस लाइन पर जा रही है जहां पे पिछले 2 साल से बीजेपी परिश्रम कर रही थी, मेहनत कर रही थी। जी। लेकिन बड़ी अजीब बात तो यह है कि बीच में 10 दिन तो ये गायब ही हो गए थे। वियतनाम से वापस आने के बाद में एक हल्का-फुल्का इन्होंने कुछ एक मीटिंग की और एक कोई नाले वाले पे गए सूंघने, उसके बाद गायब हो गए। और अजय माकन वगैरह को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। अब अचानक फिर से जागे। तो है क्या यार ये, कभी मतलब आर कभी पार लगा तीरे नजर। नहीं नहीं सर, ये भी, इसका भी आंसर बड़ा परफेक्ट है। इसके बीच भी कोई तीसरा आदमी था जिसका नाम है लाल टोपी। लाल टोपी दबाव बना रहा था कि अगर यूपी में तुमको साथ में चलना है, रहना है, तो केजरीवाल का साथ देना है, थोड़ा हल्का हाथ रखो। यूपी ओह! के कांग्रेस यूनिट ने कहा ऐसा है, यही समय है, दलित पॉलिटिक्स हम खेल रहे हैं, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, हर जगह स्वतंत्र होने का यही समय है। क्योंकि अब अगर कांग्रेस ने प्रयास नहीं करने शुरू किए, जैसे भाजपा ने अकेले हर जगह प्रयास करना शुरू कर दिया था 2010-2011 के टाइम फ्रेम में, तो ये इंतजार का सफर जो अब 10 साल से 15 साल हो चुका है, ये आप मान के चलिए, ये 15 साल से 30 साल तक हो जाएगा। और तब आप कहां किस परिस्थिति में रहिएगा राहुल गांधी जी, पता नहीं। तो प्रयास तो करने होंगे। तो अखिलेश यादव के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है ये जो ये हुआ है ना, कोई शुभ संकेत नहीं है। आप आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के एमपी, वही बोटी बोटी वाले, हम्म। उनको और मुखर होते देखेंगे समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट में। ठीक है, क्योंकि एक कांग्रेस के ही एमपी फिलहाल वो निर्भया टाइप का एक केस किए हैं, उसके लिए जेल में चले गए। कोई तो सपोर्ट भले सिस्टम आदमी नहीं। हैं राठौड़ साहब। वो कितने भले, वो तो आपको हमको पता ही है। है तो बताइए, कितने, भले आदमियों को जो है वो तंग करते हैं। अब जो भी है, कितने भले हैं वो तो दिख ही रहा है। वो तो अब केस है, अब तो जेल तो चले गए हैं, अब कुछ हो तो सकता नहीं है। जिस केस में गए हैं उस केस में उनका जेल जाना बनता भी था। तो खैर, भला भले आदमी तो एनडी तिवारी भी थे, इसमें क्या जाना है, इतना दूर कहाँ जाना है। तो किस्से तो कई है।
लेकिन अभी ये है कि अखिलेश यादव को मिल्कीपुर में पता चल जाएगा इसका। इसका ये जो खेल हुआ है उसका पता चल जाएगा। उसका एक ही फ़ोकस हो सकता है मिल्कीपुर। बीजेपी इसलिए नहीं जीत सकती क्योंकि योगी जी का इधर पिछले कुछ दिनों से शिफ्ट बदल गया है। वो बिल्कुल चुनाव की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। एक संत आदमी है और दुखद है ये कलंक उनके ऊपर नहीं लगना चाहिए था, अब लग गया। अब प्रशासन कैसे काम करता है आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से कौन जानता है सर, कितना अपडेट कैसे होता है। पर्सनली कितनी बार योगी जी गए, मैं लगातार प्रयागराज में रहा, अनुपम मिश्रा सर भी वहीं पर हैं। तो हम लोगों के पास प्रतिपल की खबरें थी और मैं पुलिस वालों को भी गाली नहीं दूँगा क्योंकि मैंने देखा है उनको 2.5 महीने तक हाड़-तोड़ मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए। दुखद है, हुआ। लेकिन उसके बाद जो अब राजनीति और मीडिया में प्रत्यावृत्ति चल रही है, इस कारण उनका शिफ्ट जो है इस वक़्त मिल्कीपुर पर है ही नहीं। तो ये एक सौभाग्य जगह है अखिलेश यादव के लिए कि हाँ, वो मिल्कीपुर में मुझे नहीं थोड़ा-सा लगता उससे कोई अंतर पड़ने वाला है, क्योंकि पश्चाताप का भाव तो वहाँ भी है ना। नहीं, नहीं, वो देखिए वो तो है सर, पर फिर भी क्या होता है कि अगर योगी जी की दृष्टि वहाँ से शिफ्ट होकर के कहीं और चली गई तो उसका एक प्रभाव तो पड़ ही सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही हो जाएगा, लेकिन उसका एक प्रभाव पड़ सकता है। अभी उनका पूरा फ़ोकस जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रयागराज में है और श्रद्धालुओं की रक्षा को लेकर के है। लगातार मॉनिटरिंग बढ़ाई जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए जब तक नेता राजनीति कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं था, मैं बता दे रहा हूँ वो भी कारण आपको। जब तक नेता बोले जा रहे थे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उन्हीं में से भले कोई कहे कि शंकराचार्य फलाना है, ढिमकाना है, वो ये शंकराचार्य नहीं है, वो नहीं है, गलत है, कैसे हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। हैं एक पदवी पर, कैसे भी हैं, किसी भी प्रकार से शंकराचार्य आगे लगाते हैं और जिस प्रकार से इस्तीफा माँगा और उसके बाद उसका राजनीतिकरण किया, वो इस पूरे चैप्टर का सबसे दुखद पार्ट था। वो नहीं करना था। मैं समझ सकता हूँ, अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव भी मिल के गए थे। नहीं होता है 2013 13 में जो हुआ था ठीक ही हुआ था। अब मुझे बुरा नहीं लगता ये सब कहने में। क्योंकि तब तो अखिलेश यादव की सरकार थी और एक बात पता है सर, उनमें से एक भी अफसर सस्पेंड नहीं हुआ। एक अफसर पे कार्रवाई नहीं हुई थी जो 2013 में हुआ था बनारस के घाट के पास। बहुत सारे लोग नए होंगे वो नहीं जानते होंगे। उस वक्त ये शंकराचार्य नहीं थे, शिष्य हुआ करते थे। भाई मैं तो ये हाँ, कहता हूँ, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है कि यार उस टाइम पे तो जब उनकी खुद की पिटाई हुई थी जम के, ध्यान है ना आपको? हाँ, हाँ, बहुत अच्छे से वो आके हाथ ऐसे कर रहे थे, मारो मुझे मारो और मारो। तो जब खुद की जम के पिटाई हुई थी भाई, तो उस समय तो भाई ने अखिलेश यादव का इस्तीफा नहीं मांगा था। मांगा था क्या? मुझे तो नहीं यही याद तो पता। बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं मांगा था। अब भले देखिए क्या है, जब ठुकाई उससे अंदाजा हो जाता है ना कि सामने वाला कैसा है। इस्तीफा उनके मांगने से इस्तीफा दे देता क्या? कहीं 2-4 और लग जाता। संत का सम्मान तो उसने कभी किया नहीं। ये तो चूंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अभी गया अखिलेश यादव, कह रहा है वीआईपी व्यवस्था। 26 जनवरी को गया था सर। मैं आपको डेट एग्जैक्टली बता रहा हूँ क्योंकि मैं वहीं पे था और यथार्थ गीता वाले शिविर में ही उनकी गाड़ी भी लगी थी अखिलेश यादव की। वो गया भी वहां पे थे और कहा नहीं, उसके अलावा अभी मुक्तेश्वरानंद के पास भी गया, हर जगह गया। वीआईपी ट्रीटमेंट से ही गए थे सर। मतलब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे लोग इस देश में वीआईपी कल्चर पर बात कर रहे हैं, इस देश का दुर्भाग्य है सर। इस देश का दुर्भाग्य है। साला सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए, सोने के संडास में जीवन भर पॉटी किया और वो वीआईपी कल्चर पर ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, दुखद है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन और ये सारी राजनीति मैं जानता हूं मिल्कीपुर चुनाव के इर्द गिर्द है। सब कुछ ये उसमें राजनीति भी है, षड्यंत्र भी है, सब कुछ हुआ है। आज ये कुछ आजकल यूट्यूबर स्टार पत्रकार बने फिर रहे हैं। मैं बता रहा हूं दर्शकों को, सुनिएगा आप लोग। ये यूट्यूबर मोनालिसा की नीली नीली आंखें ढूंढ रहे थे 26 तारीख तक और 29 के पहले इनको कोई किसी प्रकार की व्यवस्था में खामी नजर नहीं आ रही थी।
कभी आईआईटी बाबा के पास जाकर के कौन सा माल फूक रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब जाके का काम हो रहा था। कभी कांटो वाले बाबा के पास, कभी किन्नर अखाड़ा, कभी फलाना ढिमकाना, कभी ममता कुलकर्णी कवर कर रहे थे। 29 तारीख तक इनके अंदर की पत्रकारिता नहीं जगी थी, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा था। अब मिला लास्ट पर राजनीति करने की। वो फेमस फोटोग्राफ है ना सर, जहां पे लोग कहते हैं कि एक फोटोग्राफर था, एक गिद्ध था, एक बच्चा था, सूडान वाली जो तस्वीर है। हम्म। तो हम जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, वहां एक नहीं 2 गिद्ध थे। एक कैमरा पकड़े हुए था, एक बच्चा था, और एक वो गिद्ध था। तो ये वो गिद्ध हैं, ये पत्रकार नहीं है। अभी भी ये प्रयास अब किस लिए कि पैनिक फैले। चलो अब तो आयोजन में विघ्न पड़ गया है, तो कम से कम अब कुंभ की जितनी नकारात्मक प्रचार कर सकते हैं, जितना कुछ कर सकते हैं। ये ठीक है कि भगदड़ हुआ, दुर्घटना हुई, नहीं होना चाहिए था। ये भी ठीक है कि 2 जगह हुआ है, ये भी ठीक है। किंतु सर 10 करोड़ लोग में से अगर 100 लोग भी इधर-उधर अव्यवस्थित रूप से, कुव्यवस्थित रूप से दौड़ने लगेंगे, ल घूमने लगेंगे इस प्रकार से, तो वो 100 हो लोग तो सकता है। बहुत बात कर रहे हो आप। भाई मैंने तो ये क्राउड्स हैंडल किए हैं, इसमें 2-4 लोग भी इधर-उधर करने लगते हैं ना, तो समस्या हो जाती है बहुत बड़ी। समस्या बहुत बड़ी वही हुआ है। हमको भी सोचना पड़ेगा कि एक अब तीर्थ आप यात्री अगर बैरिकेड तोड़ के पहली बात तो हुँ, सब कुछ होने के बाद भी लोग जो हैं, उनको आप सोने से नहीं रोक पा रहे। अच्छा, आप सोने से रोकें तो कैसे रोकें? बल प्रयोग करके रोकें। आप बल प्रयोग एक करके रोकें तो पुलि दूसरी समस्या हो जाए। एक पुलिस वाला अगर बल प्रयोग करता और कोई कैमरा उसको खींच लेता, उसी टाइम सस्पेंड हो जाता। कोई सिक्के का दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाह रहा है कि पुलिस क्या करती। योगी जी के ऊपर से निर्देश था कि किसी श्रद्धालु के साथ बदतमीजी आप नहीं कर सकते। तो क्या करें सर, आप बताइए। वो बेचारे सबसे बड़े अफसर वो कह रहे हैं कि आपसे निवेदन है, आप लोग ना सोएं, अमृत स्नान करने आए हैं तो अमृत चख के चले जाइए, आप पहले आ गए हैं, पहले पान करके चले जाइए, लेकिन सबको 3 बजे 3 PM में ही जाना है। कैसे करेंगे सर? सबको ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहाना है तो भाई 5 करोड़ लोग तो एक साथ ब्रह्म मुहूर्त में नहीं नहा सकते किसी भी हालत में। किसी भी हाल में नहीं नहा सकते, ये बात समझने की थी। मैं पिता आपको तो और वो तो इंफॉर्मेशन अगर थी 5 पता करोड़ था। लोग ऐसे में नहाने लगे तो उसमें से कम नहीं तो 500-700 डूब जाएंगे। देखिए, मुझे बाकी चीज़ों का दुःख नहीं है, लेकिन जब योगी जी के आँखों से ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो आँसू थे ना पश्चाताप वाले, और ये कि क्यों हुआ? मैं समझ सकता हूँ वो पेन, क्योंकि अपना योगी जी ने सब कुछ झोंका है उसमें। तो पेन श्रद्धालुओं के लिए तो था ही। एक ये भी था कि इतने बड़े यज्ञ को वो भी कलंकित होने से नहीं रोक पाए इस मौनी अमावस्या को। मौनी अमावस्या में हमेशा ही कुछ न कुछ हो जाता है। कहीं न कहीं आपको मिल ही जाएगा ये उदाहरण। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि भीड़ डिसिप्लिन्ड नहीं होती है सर, और श्रद्धालुओं की भीड़ वो हमारे अंदर नहीं है थोड़ा-सा। सब आज जो लोग कह रहे हैं कि वीआईपी वीआईपी कल्चर, ये पत्रकार जनाब जो हैं, इनके कार पे सर स्टिकर था, और ये वीआईपी ढंग से ही कवर करने जाते थे। ये पैदल चलते नहीं थे। लल्लन टॉप की जो गाड़ियाँ चल रही है, मैं बता दूँ कि जो मीडिया सेंटर बना है, वहाँ से लेकर के इनके पास गाड़ी का वो प्रेस का ये लगा हुआ है, और प्रेस की गाड़ियाँ बेरोक-टोक एक पीपा पुल से दूसरे पीपा पुल गुजरती ही नहीं थी। तो वीआईपी ट्रीटमेंट इस प्रकार के पत्रकार स्वयं ले रहे थे। 2000 ये बस 29 के बाद ज़्यादा ये हो गया। ठीक है, जिनको करना था। अच्छी बात ये है कि बाकी संत समाज योगी जी के साथ खड़ा नज़र आया। थोड़ा-सा ये अच्छा लगा मुझे। और मैं एक बात मानता हूँ सर, सनातनी जो है ना, ऐसे कितनी बार हो जाता है। उठेंगे, आप देखिएगा फिर 3 तारीख को फिर शाही स्नान है, और आप 3 वैसा क्या ही बात कर होगा। रहे हो? वो तो 29 को ही नहीं रुके। हाँ, हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि क्यों नहीं बताया? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बाकी भी स्नान ना कर पाते, पैनिक फैलता है। बहुत अच्छा निर्णय था योगी जी का कि वो शाम तक रुके रहे। नहीं बताया किसी को। क्यों बताएं भाई? ये योगी जी का बहुत अच्छा निर्णय था। कोई साथ दे ना दे, मैं तो साथ में हूं। जी।
नहीं, वो तो होता ही है। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि भाई आप किस टाइम पे डिस्क्लोज़ करें। पैनिक कर दें आप तो पता चला कि इस टाइम स्नान चल रहा है, उसी टाइम पे आप इस तरह की बात करें तो एक और तमाशा शुरू हो जाए। बिल्कुल। अवधेशानंद तो मूर्खता की बातें कर रहे हैं। मूर्खता तो क्या, वो उनका इतिहास सबको पता ही है। उनके नहीं, गुरुजी का भी इतिहास इतिहास पता है सबको लेकिन पता है। नहीं, तो इतिहास पूरा जो ये जो पता है सर। शंकराचार्य की परंपरा है, इसको दूषित करने का यदि सबसे बड़ा अगर किसी के भाग में जाएगा इसके दूषित करने का आरोप, तो वो इनके गुरुजी के रूप में जाएगा। गुरुजी ने आरंभ किया। बद्रिकाश्रम का जब स्वामी ब्रह्मानंद जी का ब्रह्मलीन हुए 1954 में, तो वहां से ये स्वरूपानंद जी ने ही सारा झगड़ा आरंभ किया। उन्होंने तो स्वामी शांतानंद जी को पीठ दी थी और इन्होंने जो है वो स्वामी कृष्ण बोधाश्रम को खड़ा किया पैरेलल। स्वरूपानंद जी का काम था। और मुझे वो इस केस हार विषय गए। केस हारने के बाद भाई साहब ने उनसे जो है वो गद्दी ली। इस पे तो हाई कोर्ट का मुझे इस पूरा सब डिटेल जजमेंट आया हुआ है भाई। संजय सर, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। उन लोगों ने जो किया था, जब भी किया था, ये लाइन क्रॉस करने वाली लाइन थी सर। मेले के बीच में जिस प्रकार से अ, ये राजनीतिक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं याद रखूंगा और इसका उत्तर 2027 तक दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा मैं शांत अपने आप को किया हूं कि कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा अब जरा दिल्ली चुनाव पर विस्तार से बात कर लेते हैं। जी जी। तो क्या दिख रहा है आपको अब, आपके सूचना पत्र, क्योंकि सर्वे तो आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन नहीं, कनेक्शन तो आपके लेकिन सभी से है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और लगातार ऐसा नहीं है, फ़ीड्स हैं। देखिए सर, बहुत स्लाइड एज पर अभी भी मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी और कौ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ज़्यादा गैप है नहीं, वो 2% का अभी भी लेकिन है वो। वो तो वो जो मार्जिन आज बहुत हमने है। अभी जो आरंभ में डिस्कस किया कि साहब की ये जो बजट वाला हुआ है, इससे फ़र्क पड़ेगा। क्या लगता है वो 2% का गैप मीट आउट हो जाएगा उससे? अब यही देखिए, बीजेपी की सबसे अच्छी काबिलियत क्या है? वो बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से एक करती बात और भी, बूथ मैनेजमेंट भी है। दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी जो अनाउंस करती है ना बेनिफिट्स, है। उसमें हाँ, लोगों का अधिक विश्वास होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये कह रहे हाँ। हैं तो देंगे। हाँ, और दूसरी बात, लास्ट मोमेंट चुनाव में जिसको कहते हैं क्रिकेट की भाषा में स्लॉग ओवर की बैटिंग, ये लोग स्लॉग ओवर के स्पेशलिस्ट हैं बीजेपी वाले। स्लॉग ओवर में इनका काम बहुत अच्छा रहता है शुरू में। मतलब ऐसा कहते थे कि किसी टाइम में कि बीजेपी जो है ना, जिस प्रकार से चुनाव में लास्ट मोमेंट में मैनेजमेंट करती है, वो मैनेजमेंट आज तक कांग्रेस इतने दिन सत्ता में रहने के बाद भी सीखी नहीं है। उसके कई कारण है, बीजेपी के पास कई हाथ है, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये अगर लास्ट मोमेंट में मैनेज कर लेंगे, तो अब यहां से आम आदमी पार्टी नीचे जाएगी और बीजेपी 36 के नंबर के क्लोज पहुंचती हुई नजर मुझे आ रही है। और ये बजट वही वो उस दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर अगर अब यहां से लाइन अच्छी खींच ली, तो 40 तक भी बीजेपी जा सकती है, 40 तक भी बीजेपी जा सकती है, विच विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस बाय बीजेपी इन दिल्ली इलेक्शंस। अब यहां पर एक फैक्टर ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ने के चक्कर में आम आदमी पार्टी का वोट काटे, ये ठीक है, लेकिन एक वो जो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट नहीं हुआ और घाव कांग्रेसी था जो कहा कि बीजेपी जीतेगी तो कोई बात नहीं, बीजेपी को जिता लो, वो अगर शिफ्ट हुआ तो वो भी एक सिचुएशन अलग तरह की बन सकती है। कांग्रेस अचानक से पता नहीं क्या हुआ है, कांग्रेस को किसने चाबी दी है, कांग्रेस अच्छे से चुनाव लड़ने लगी थी। हालांकि अभी तक जो चुनाव लड़ रही है, मेरे दृष्टिकोण में जहां जहां पर लड़ रही है, वो आम आदमी पार्टी को अधिक डेंट कर रही है, पर होने को कुछ भी हो सकता है। अब ठहर जाती है नई दिल्ली वाली सीट, चलिए 1 लाख ये वोट। स्पेसिफिक सीट्स के डिस्कस कर लेते हैं। नई दिल्ली सीट का क्या लग रहा है? ये मुझे लगता है प्रवेश वर्मा निकाल जाएंगे। जितना अच्छा संदीप दीक्षित अगर चुनाव लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित के 10,000 12,000 वोट ला लेने का मतलब अगर वो लेके आ जाते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं लेके आ जाएंगे, तो ये बात ठीक है। और केजरीवाल ने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन जो पहले कहता था ये सब मिले हुए जी, केजरीवाल के अगेंस्ट सेम पेपर पे जो
अनियमितता उसने बरती है, उस पे संदीप दीक्षित जी और साहेब सिंह वर्मा जी के पुत्र प्रवेश वर्मा जी, दोनों ने सेम पेपर पे सिग्नेचर करके वो चुनाव आयोग को दिया हुआ है। तो इस हिसाब से तो सब मिले हुए हैं, ठीक है एलिगेशन। अब बात ये है कि केजरीवाल ही अगर चुनाव हार जाते हैं, और आतिशी मार्लेना भी चुनाव हारती है, मैं कह रहा हूं कि दिल्ली से ज्यादा कालका जी टफ है आम आदमी पार्टी के लिए। कालका जी इसलिए टफ है क्योंकि वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है अलका लांबा, और आम आदमी पार्टी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही है। वो किसके इशारे पे नहीं कर रही, आई डोंट नो, आप जानते होंगे। सोच रहे होंगे केजरीवाल की हम ना जीते तो आतिशी तो कम से कम ना ही जीते, क्योंकि उसके पास सीएम की कुर्सी रह जाएगी फिर। हम तो यहाँ एमएलसी का कॉन्सेप्ट है नहीं। तो ये सीट भी फंसी हुई है। पटपड़गंज वाली सीट वो भी साफ साफ जाती हुई दिख रही है कि भाई बोझा सर पता नहीं किस समय में निर्णय लिया, क्या सोच के लिया, लेकिन पटपड़गंज की सीट नहीं जीतेंगे ओझा जी। वो समय समाप्त हो गया है उनका। वो जितना मनीष सिसोदिया ने कर दिया है, बहुत अच्छा कर दिया है। तो ये सब कुछ हॉट सीटें हैं। मनीष सिसोदिया भी फंसे फंसे से हैं। फंसने को कल तक सौरभ भारद्वाज भी नहीं फंसे हुए थे, लेकिन अब लग रहा है कि सौरभ भारद्वाज भी बहुत अ, कठिन एग्जाम में फंस गए हैं। क्यों? दिक्कत उनको क्या हुआ? उनको तो सेफ छोड़ दिया था हाँ, बीजेपी लेकिन वालों अब ने। भाजपा ने सेफ छोड़ा था, लेकिन भाई बीजेपी का जो कैंडिडेट है ना, वो उम्मीद से बढ़कर अब बड़ा खिलाड़ी निकला है। और वो जो उसके आसपास का ग्रामीण वोटर है ना, उसने बहुत अच्छे से, अच्छा इसमें एक चीज हुआ है, सर सौरभ भारद्वाज को फंसाने में केजरीवाल का सबसे बड़ा हाथ है। अगर वहां पे बहुत ज्यादा हरियाणा समाज के आसपास के लोग वोटर हैं, इस आदमी ने अचानक से पता नहीं कौन से होता है ना विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इसको याद आया कि यार यमुना में तो हरियाणा वालों ने पानी मिला दिया। आप अक्रॉस अक्रॉस दिल्ली बोल रहा हूं, अक्रॉस दिल्ली सी और डी क्लास के जॉब में सबसे अधिक हरियाणा वाले हैं। ये आंकड़े हैं, और आपने इसको अंडरस्टिमेट कर दिया, हाईली अंडरस्टिमेट। अब उसका प्रभाव ये है कि केजरीवाल एक तो बदमाशी कर ही रहा था, ये सबको पता था, ऊपर से हरियाणा वालों पे जो ये एलिगेशन लग गया, वो केजरीवाल के लिए ठीक नहीं है। पहले ये कंप्लीटली वोट, ये पूरा शिफ्ट केजरीवाल को होता था, सब केजरीवाल को वोट जाता था, अब एकदम से नहीं जा रहा है। इसके अलावे जो पूर्वांचल का वोट है वो खिसक चुका है केजरीवाल के पास से। तो ओवरऑल 38% पर जो बीजेपी खड़ी थी, वो 42-43% पर खड़ी है। 1% का स्विंग, मतलब केजरीवाल की कहानी दिल्ली चुनाव में समाप्त। जी। केजरीवाल की कहानी 1% के स्विंग पे ही समाप्त हो जाएगी। अच्छा ये बताएं कि प्रवेश वर्मा के कारण क्या ये जो 8-10 सीटें जो हैं, जहां जाटों के वोट मैटर करते हैं, वो पिछली बार स्वीप था आम आदमी पार्टी का, इस बार क्या होगा? देखिए, प्रवेश वर्मा तो 16 लाख वोट कर मैनेज करने वाला खिलाड़ी है, कोई मामूली खिलाड़ी थोड़ी ना है। और 8-10 सीटें ये मैनेज कर रहा है, और लगभग 6 सीटें बिधूड़ी साहब मैनेज कर रहा है। और ये गेम का सबसे बड़ा कारण है। सबसे टफ मुकाबले में से एक मुकाबले में कपिल मिश्रा फंसे हुए थे, वो भी अभी बड़े सेफ जोन पे नजर जा रहे हैं। ये उनकी तो सब सेफ हो, सीट थी करावल नगर, पिछली बार मोहन सिंह बिष्ट ने जीती हुई थी। हाँ ठीक है, लेकिन सेफ सीट कहां थी? आम आदमी पार्टी के लिए सेफ सीट थी, कपिल मिश्रा जी के लिए तो नहीं थी। अब हम्म। लेकिन वो भी बदल गया। हाँ खैर, सबको शिफ्ट कर दिया गया। बीजेपी ने अंतर कलह को रोका, वो इंपॉर्टेंट है। लोगों को समझाया कि पहले सत्ता आना आवश्यक है। और कांग्रेस के लिए, और सॉरी आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी एक मुसीबत है, लेकिन उससे बड़ी मुसीबत उसी की एक क्लास फेलो है, जो शिफ्ट ए में केजरीवाल मॉनिटर रहता था, तो शिफ्ट बी में वो मॉनिटर रहती थी, वो है स्वाति मालीवाल। उसका पूरा तोड़ इसके पास नहीं निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। क्योंकि जिस ड्रामेबाजी की स्कूल का ये प्रोफेसर था, उसी में की प्रोफेसर ये भी थी, स्वाति मालीवाल। उसने अभी रिसेंटली परसों क्या किया था, पूरे दिल्ली का कूड़ा कचरा परोस के वो केजरीवाल के घर को लेके चली। ये एकदम फेमिलियर टैक्टिक्स है। अच्छा देखिए कि वो भी केजरीवाल भी ऐसे ही करता था, देखो मुझे अरेस्ट करा रहे हैं जी। अगर आप लाइन बाय लाइन जाएंगे ना, तो उसने जो ट्वीट किया था स्वाति मालीवाल ने, कि हमसे डर गए हैं जी,
अरेस्ट करा रहे हैं जी, दिल्ली की जनता सब देख रही है जी, कूड़े में दिल्ली की जनता सो रही है जी। अच्छा, वो जब निकलती है, सब जुलूस कराती है, तो मीडिया के लोग तो साथ में होते ही होते हैं। पूरे दिल्ली में जुलूस मनाती है एमसीडी का, कि ये देखो दिल्ली वालों की केजरीवाल की एमसीडी, अरविंद केजरीवाल की एमसीडी। तो जो इमेज को केजरीवाल के डेंट लगा है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। अब लोग ये बात समझ नहीं रहे हैं, उनको थोड़ा-सा और स्पेसिफिक ढंग से समझाता हूं कि जो लोग जीतते थे ना, वो केजरीवाल के ही नाम पे जीतते थे। तो अब जब लोग हारेंगे भी तो केजरीवाल के ही नाम पर हारेंगे। अपना कोई इंडिविजुअल खिलाड़ी नहीं है। इस पूरे गेम में दो लोगों को आप देखिए, स्वाति मालीवाल की आपने देख ली। अब बात करते हैं 2015 और 2020 के चुनाव में सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट कौन था केजरीवाल की टीम का? राघव चड्ढा था। पूरे चुनाव के किसी भी इंटरव्यू में देख लीजिए, किसी फ्रेम में जो मेन 5-6 लोग होते हैं, वहां पे राघव चड्ढा नहीं है। इस बार वो है ही नहीं, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो जानता है ये टाइटेनिक नहीं है, ये जो भी जहाज है इसमें छेद हो चुका है, मछलियां घुसेंगी। अपन एक जलपरी के साथ, टाइम है सही टाइम पे जलपरी के साथ गोवा निकल लें, इधर उधर भाग लें सही समय। उसे चुनाव से मतलब ना, वो जो चुनाव चल रहा है वो चल रहा है, वो एकदम फ्रेम से बाहर है। तो अच्छा, ये जो आम आदमी पार्टी के जिनको टिकट नहीं मिला, ये 8 जो है एमएलए, इन्होंने पार्टी क्यों छोड़ दी? क्योंकि obvious सी बात है नॉर्मली कि इस तरह के लोग जो होते हैं ये अच्छे मौसम वैज्ञानिक होते हैं। क्योंकि अगर हाँ, टिकट नहीं भी मिला था तो पार्टी में रहते, पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो ये लोग आसानी से छोड़ते नहीं। पार्टी जीतती है तो देखिए उसके अलग लाभ होते हैं, भले आप एमएलए हो या नहीं हो, एक्स एमएलए हो तो भी लाभ होते हैं। क्यों छोड़ी ओके, इन्होंने? बिल्कुल। क्योंकि ये सब आपने कहा ना कि अच्छे मौसम वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड पर है, ग्राउंड पर है। कल क्या हुआ? कल भी एक आम आदमी पार्टी का एमएलए अपने इलाके में प्रचार कर रहा था। उसके मंच पर एक युवक उसी कॉलोनी का चढ़ गया, बोला ये सारे के सारे चोर हैं। तो जिस प्रकार का प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी के चलो इनको तो ये खुश है कि इनको नहीं मिला टिकट, क्योंकि वो विरोध सह नहीं पाते, और जिनको टिकट मिला है वो भी विरोध सह नहीं पा रहे हैं। बड़ी भगदड़ की स्थिति है। आप अगर ध्यान देंगे तो केजरीवाल के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। केजरीवाल पहली बार भ्रमित है, वरना वो अब तक कह चुका होता हम 67 में सीटें जीत रहे हैं, 63 सीटें जीत रहे हैं, 62 सीटें जीत रहे हैं जी, आईबी का रिपोर्ट है जी। जिस आदमी ने गुजरात इलेक्शन में दावा कर दिया था, वो अपने दिल्ली इलेक्शन में दावा करने से चूकेगा जी? ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन वो समझ रहा है कि बहुत स्थिति खराब है। वो इतनी खराब है कि वो चाह के दूसरे सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाया। सोचिए कितनी दयनीय स्थिति में फंसा हुआ है कि अगर ये दूसरे सीट पे मैं चुनाव लड़ूंगा तब तो क्लियर कट और मैसेज चला जाएगा कि केजरीवाल दिल्ली वाली ये वाली सीट हार रहा है। इतनी दयनीय स्थिति है। और इन सब के इतर जो पार्टी में टूट होगी पंजाब से ये देखिए, इस दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने, संजय सर, बहुत पैसा खर्च किया। इतना पैसा खर्च किया है जितना बीजेपी और कांग्रेस सोच नहीं सकती थी, और सारा पैसा आ रहा है पंजाब से। ओएसडी बनाया, जिसने स्वाति मालीवाल की कुटाई की, उसको पंजाब में। तो किस लिए बनवाया? और इसी वजह से स्वाति मालीवाल और ज्यादा भयंकर, और स्त्री का बदला है सर, खतरनाक ही होगा। तो वो अलग, भाजपा से अलग ज्यादा मेहनत कर रही है, और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा एमपी है। तो ठीक है, केजरीवाल के लिए दुख होता है कि इस प्रकार से जो राजनीति में आए थे। दुख, अब लोग दर्शक हो सकता है कहेंगे अरे आप क्यों दुखी हो रहे हैं, या ये गलत बात है। दुख केजरीवाल के लिए इसलिए मुझे होता है कि जिस प्रकार की राजनीति और उम्मीद की ये बात कर रहे थे 2012 में, अब भविष्य में कोई अच्छा आंदोलन भी होगा ना, तो लोग ये कहेंगे कि यार इस आंदोलन में हम साथ नहीं जा सकते, पता नहीं एक और केजरीवाल ना पैदा हो जाए। इस बात का दुख होता है मुझे। बहुत डर है अब इस देश में। कभी जो लोग कहते हैं ना बांग्लादेश जैसा एक आंदोलन हो जाएगा, अबे कहां से करोगे बांग्लादेश जैसा एक आंदोलन? बांग्लादेश बनने के लिए पहले आपको इस देश के लोगों को यह कन्विंस करना पड़ेगा
कि भाई इस आंदोलन से एक और मुलायम सिंह यादव, एक और लालू प्रसाद यादव, एक और केजरीवाल नहीं निकलेंगे। उसके लिए भारत के सबसे अंदर पहले बांग्लादेश बनने के लिए सबसे पहले आपको कंग्लादेश बनना पड़ेगा। वो भी अब नहीं वो होगा। मोदी बनने नहीं देंगे। लक्षण तो नहीं लग रहा, फिलहाल तो बांग्लादेश के ही लक्षण ठीक नहीं लग रहे अभी जो स्थिति है, लेकिन वो जियोपॉलिटिकल शो नहीं है तो वहां जाऊंगा नहीं, वहां पे बात नहीं करूंगा। फिलहाल जो लक्षण लग रहे हैं, तो किसी ने मुझसे कहा था कि भैया आप एक बार मार्च तक रुक जाइए, थोड़ा सा समय आने दीजिए। तो अभी तो जो समय जिस प्रकार की दिख रही है बांग्लादेश के लिए, और जो कुछ डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, संकेत तो अच्छे नहीं है, कम से कम अभी यूनुस के लिए। कहीं उन्हीं को ना भागना पड़े। जी। आज दिल्ली में एक और डेवलपमेंट हुआ है। कोर्ट ने, दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट है कोई, तो उस मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि साहब जिन लोगों ने उन मुस्लिमों को, जिन पुलिस वालों ने मुस्लिमों को राष्ट्रीय गान गाने पर विवश किया, हाँ, वो कपिल मिश्रा वाला ना। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आई लव दिस। देखिए, मैं कोई कॉमेडी शो नहीं देखता सर, ऑनेस्टली बता रहा हूं। राहुल गांधी के अलावे अगर मुझे कभी भी हंसने का मूड होता है, वो उसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, कोर्ट लाइव करके वहां पर जाता हूं, और एकदम मस्त ताहिर हुसैन से लेकर के इन सब के जजमेंट पढ़ता हूं, और इनके बारे में खुश हो जाता हूं। जिस दिन केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली थी, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना उपहास किया था। और देखिए, देना पड़ेगा आपको ताहिर हुसैन को। और अब मैं कहता हूं कि वकीलों के लिए और कैदियों के लिए सुनहरा अवसर है। आप ग्राम पंचायत का फॉर्म फिलअप कर लो, 5 साल से नहीं मिल पा रहे हो ना परिवार वालों से, गली मोहल्ले का चुनाव लड़ो, चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट जमानत दे ही देगा, ले लो, क्या दिक्कत है। अब इस देश में कोई अपराधी थोड़ी रहा है, सब कोई नेता हो जाएगा, सबको जमानत मिल जाएगी। अब राष्ट्रगान गाने के लिए विवश करना पड़ा। मुझे पहले ये बताइए कि उसमें माय लॉर्ड उसमें भी ने 295A आईपीसी पुराना जो है, हर्टिंग हाँ रिलीजियस फीलिंग, हाँ हाँ वो हाँ, वाला सेक्शन लगाने के लिए लगाया गया है। नहीं, मिलॉर्ड से मैं पहले ये पूछूं कि राष्ट्रगान के अपमान के लिए उन मुसलमानों को पहले सजा क्यों ना हो? ये तो बनता है ना वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि एक ही कानून नहीं है ना कॉन्स्टिट्यूशन में। खाली अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते रहेंगे तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कुछ बेसिक जो है, आप 6, 7, 8, 9, 10 ये 4 छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें की एनसीईआरटी की आप सोशल साइंस की किताबें पढ़ें, सिविक्स की किताब पढ़िए, बिहार बोर्ड की 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, आपको कुछ आपके भी फंडामेंटल राइट मिलेंगे। और क्या क्या करना है, तिरंगे को अपमानित करने पर भी सजा है, तो ये सब भी तो प्रावधान है, तो उसको भी तो देखना पड़ेगा ना फिर। या फिर वहां पे रिलीजन लगता है कि नहीं नहीं, वो संविधान के आगे अगर किसी रिलीजन में कैपिटल एम लिखा हुआ है, तो ये सब जो है इस पे छूट है। वो तिरंगे को अपमानित कर सकता है, वो राष्ट्रगान को अपमानित कर सकता है, वो गान गाते वक्त एकदम माइकल जैक्सन की तरह डांस कर सकता है, हुले लैया कर सकता है, वो सब क्योंकि उसमें स्पेसिफाई नहीं है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये जो टू, अच्छा अब आ रहा हूं 295 में। क्यों? अब मतलब उनको मुहूर्त देखना पड़ेगा क्या, देख के भेजना पड़ेगा क्या कि सर भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है? पहले मुझे इस बात का उत्तर दिए। नहीं नहीं, हंसने क्यों नहीं? इस देश में सबसे बड़ा क्राइम है कि न्यायपालिका से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। पूरी दुनिया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनसे नहीं पूछ सकते। सच में माई लॉर्ड बने बैठे हुए हैं। किसी ने अंग्रेजी में माई लॉर्ड क्या कह दिया, स्वयं को भगवान समझे बैठे हैं। कब तक आदमी सहेगा? देखिए, नेता, मैंने बोला था जयपुर डायलॉग्स के एनुअल समिट में इस बार की नेता दौड़ा के पीटे जाएंगे। कल की खबर दर्शकों के सामने चला लीजिएगा, सासाराम के एमपी कांग्रेस के दौड़ाए गए हैं ग्रामीणों के द्वारा, कांग्रेस के। वो दिन दूर नहीं जिस प्रकार के उटपटांग विश्लेषण और जिस प्रकार के चुम्मा चाटी वाले मैटर में भी ये घुस जाते हैं, वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि हमेशा आदमी जज नहीं रहता, 60 साल के बाद रिटायर होता है
और एकदम फिर नॉर्मल व्यक्ति हो जाता है। तो फिर बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जिस प्रकार से न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठ रहा है और जिस प्रकार के उटपटांग फैसले आ रहे थे। झारखंड की करिश्मा याद होगी दर्शकों को, उसे कुरान बांटने की सजा दे दी गई। साला हम हाँ, आईपीसी अब कुरान बांटो। आईपीसी की धाराएं पलटते रह गए, बोले ये कौन सी नई सजा है भाई। मतलब कुछ भी। वो तो जिन लोगों ने कभी कुरान के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, न कुरान पढ़ने की बात तो दूर है, उसके बारे में भी कुछ नहीं पढ़ा है, उनकी स्थिति है। कहते हैं भाई थोड़ा बहुत जयपुर डायलॉग्स देख लो, नीरज अत्री जी को देख लो, साहिल को देख लो, कुछ कुछ तो समझो भाई जुडिशरी वालों, कुछ तो समझने की कोशिश करो। मैं तो नहीं कहता कि सीताराम गोयल जी को पढ़ लो, अगर पढ़ना मुश्किल है तो सुन लो, नहीं तो सीताराम गोयल जी को पढ़ लो। इससे अधिक तो कुछ स्पष्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन वो तो अब करते क्या हैं, कहें। लेकिन इसका लाभ तो मुझे लगता है कपिल मिश्रा को मिलना चाहिए। हाँ, इसका लाभ मिलना चाहिए। अगर स्मार्ट नेता कोई है, और मैं मानता हूं कपिल मिश्रा स्मार्ट नेता है, समझते हैं चीजों को, तो इसका लाभ उनको उठाना चाहिए, खुल के उठाना चाहिए अच्छा, कि भैया ये ताहिर हुसैन को जो इन्होंने छोड़ दिया, और ताहिर हुसैन की जिस तरह से वहां पे आ रहा है कि ताहिर, आप लगता है ताहिर हुसैन को कोई वोट मिल जाएंगे? वैसे तो वहां तो 2-4 हजार वोट भी कोई ले जाए तो मामला उल्टा हो जाता है। ताहिर हुसैन को वोट मिलने की बात कर रहे हैं। जो जितना बड़ा फंडामेंटलिस्ट होगा इस देश में, उसको इस देश का मुस्लिम युवक उतना ज्यादा प्यार करता है। ठीक है, ताहिर हुसैन को वोट मिलेगा सर, समर्थन में लोग खड़े हैं, तो वोट तो मिलेगा। अब कितना मिलेगा पता नहीं, लेकिन दीन वाले तो खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 60-70% दीन वाले वहां शिफ्ट हो जाए, क्योंकि 5 साल से तब अबू घर नहीं आया ना। बहुत बताइए दुख। कितना दुख हुआ था वो हमारे वो एहसान उल्लाह साहब को, एहसान अमान उल्लाह साहब को। बताइए। इन्होंने तो चलो कस्टडी पैरोल दी, उन्होंने तो बेल ही दे दी थी। 5 साल से घर नहीं गया है, हाय राम रे। बताइए। बताइए, इस देश में जज जो है वो बाज नहीं आता, उसमें भी कैपिटल एम लग जाता है जजमेंट के पहले। और जिस आप दे दीजिए बेल, वो अलग बात है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 5 साल से घर नहीं गया। भाई इस हिसाब से दाऊद इब्राहिम को जल्दी इनविटेशन भेजिए। 1930 के बाद वो घर नहीं आ पाया है मुंबई। क्या बात कर रहे हैं, तो गलत बात है। वो तो तड़ीपार जैसा जीवन जी रहा है। बुलाइए दाऊद इब्राहिम को, अगर इतना हृदय परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि काम तो वही है ना। प्रश्न, दिक्कत ये है कि इस देश में बहुत सारे लोग डरते हैं, अरे क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फांसी लगा दोगे हमको, लगा देना, वो भी चढ़ जाएंगे। हमरे जैसा लड़का तो बोलेगा कि हाँ ये भी देख लो, कम से कम लाइव न्यूज में कम से कम बोलेंगे कि भैया कोर्ट में बहस हो जाए इस बात पे खुल के। जब कपड़े ही फटने तो अच्छे से फटे सामने के, हमको डर नहीं है सत्य बोलने अच्छा की। ये काहे बताइए, के दिल्ली डरेंगे? इलेक्शन से पहले आ जाएगा वक्फ बिल या उसके बाद आएगा? नहीं, वो तो बाद में आएगा। अब भी अगर किसी को वक्त में डाउट रह गया, अब क्या डाउट, अब तो सारा क्लियर हो गया। ठीक है, कुछ लोगों को अभी भी ये लग रहा होगा कि खत्म नहीं हुआ है, क्या हुआ। जो होगा, बटेंगे तो कटेंगे 8 फरवरी के बाद ही होना है। शुभ मुहूर्त उसके बाद ही शुरू होगा सर, पंचांग का डेट देख के। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बीच कुंभ में एक तो हो रहा है। मुझे तो इतने कॉल्स आ रहे हैं कि सर आप संजय सर के इतने करीबी है, आपने हाँ। बोला क्यों नहीं कि कुंभ के बीच में ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। मैंने बोला भाई 3 तारीख को अखाड़े यूजुअली चले जाते हैं, ठीक है, उसके बाद मेला हो जाता है आधा। 2 दिन का मात्र है, सब कोई पुणे से ही ऐसा थोड़ी ना हर जगह आ रहा है। आप लोग को बस देखना है, वहां पर विचार विमर्श होना है। ठीक है, कोई बात नहीं, सही टाइम है। मतलब कुंभ को कोई जो कुंभ पे जा रहे हैं वो जा रहे हैं, कोई देख थोड़ी रहे हैं कोई, वहां का लाइव टेलीकास्ट थोड़ी हो रहा है कुंभ का, जो हमारे लाइव टेलीकास्ट से इंटरफियर करे। हाँ नहीं, वो भी है, लेकिन कुंभ का टाइमिंग ठीक नहीं है। कुंभ के बीच में कहने का ये अरे तात्पर्य। भाई कुंभ का ही टाइम तो एक बहुत ही शुभ टाइम है, ये शुभ समय है, काम तो सारे शुभ समय में ही होंगे ना। वही बात है कि इससे अमृत अच्छा शुभ समय क्या मंथन हो से ही सकता है? अमृत निकलेगा ना, मंथन से ही अमृत और क्या, निकलेगा ना। अब कुंभ जाते हैं लोग जो कल्पवास कर रहे हैं वो भी वसंत पंचमी को उठ के चले आते हैं।
हाँ, 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 वसंत पंचमी मैक्सिमम। तो नहीं, मेला ठीक है असली सर। तो वसंत पंचमी तक है। बिल्कुल, बिल्कुल। और माघ पूर्णिमा के बाद तो बिल्कुल ही खाली है। हाँ, माघी पूर्णिमा के बाद तो पूरा पूरा खत्म खत्म हो गया, उसके बाद तो देखिए कि लोग शिवरात्रि में तो मोस्टली शिवालय जाते हैं, अलग-अलग बड़े द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भीड़ होती है, तो खत्म ही हो जाता है। हुँ, बिल्कुल। शिवरात्रि पे तो सही बात आप कह रहे हैं, वो डिस्पर्स हो जाते हैं लोग। डिस्पर्स हो तो जाते हैं। वो अंतर डेफ़िनेटली पड़ता है। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, मिलते हैं पुणे डेक्कन समिट में दर्शकों के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम।